टोक्यो के सबसे आलीशान बंगलों में से एक के अंदर ये 7 भाई बहन बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। खैर, इनका घुलना मिलना और खुशियां बांटना कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन लीड आराता, जो कि शिंजी खानदान का पहला वारिस है, अपने छोटे भाई शियोन से पूछ रहा होता है कि भाई मुझे भी लड़कियों से बात करना सिखा दे। लेकिन शियोन उसे इग्नोर कर देता है, जिस वजह से आराता गुस्सा आ जाता है। वैसे तो शियोनजी खानदान का पहला वारिस होने की वजह से उसके पास ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं थी। उसके पास घर, पैसा, स्टेटस सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपना भाई लड़कियों के सामने सीधा स्टैचू बन जाता है। बस वही हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल और फिर एकदम चुप, जैसे कि उसे कोई सांप सूंघ गया हो। लोग कहते हैं कि उसे एक दिन अपनी किस्मत की लड़की मिल जाएगी, लेकिन आराता को एक किस्मत विस्मत पे भरोसा नहीं है। तभी शिंजी फैमिली की 5 बहनें वहां आती हैं और सुबह सुबह दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखकर कहती है कि तुम शिंजी खानदान के वारिस होने के हकदार नहीं हो। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी और सबसे शर्मीली बहन कोतोनो को, और फिर ये छोटे बालों वाली सबसे बड़ी बहन बानरी, फिर ये बीच वाली मिनामी, जो कि इतनी हाइपर एक्टिव है जैसे कि रेड बुल पीकर पैदा हुई हो, फिर है ये हमेशा उल्टा बोलने वाली ओका, और आखिर में आती है सेहा, जो कि हर वक्त किताब में घुसी रहती है। वो बताती है कि आराता की उम्र के लड़कों की बातों में 60% सिर्फ ठरक भरी होती है, तो उससे वो समझ ही गई होंगी कि वो क्या बात कर रहे थे। ओका को लगता है कि आराता शियोन को कोई एडल्ट कहानी सुना रहा होगा, जिससे आराता एम्बैरेस्ड हो जाता है कि वो तो बस फ्लर्ट करना सीखना चाहता था और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शियोन ने तो आग में घी डालने का काम किया, जिस वजह से ओका ने उस पर अपना कुत्ता छोड़ दिया और आराता को चबवा दिया। मिनामी और ओका तो बहुत खुश थे कि कुत्ता उसे काट रहा है, क्योंकि वो हर रोज सुबह अपनी 5 बहनों को गलत नजर से देखता था। वो तो उसे छेड़ रही थी, पर आराता गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हें चेकआउट करूंगा। बानरी को बेचारे पर तरस आ रहा था और वो कहती है कि घर में जब 5 सुंदर बहनें घूम रही हूँ तो ये होना नॉर्मल है, पर सेहा कहती है नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। स्पीसीज प्रिजर्वेशन के एंगल से देखा जाए तो बायोलॉजिकल सिस्टर के लिए अट्रैक्शन होना बिल्कुल बकवास है। बानरी उसे छेड़ते हुए कहती कि चिंता मत करो सेहा, एक दिन तुम्हें भी कोई लड़का पसंद आ जाएगा और फिर तुम ये साइंस वगैरह सब भूल जाओगी, जिससे सेहा थोड़ा सा शर्मा जाती है। मिनामी कहती है कि अरे अपना आराता तो मर्द आदमी है। वो उसकी साइड लेने के लिए उसे थैंक्स बोलने जा रहा होता है कि मिनामी झट से उसे लात मार देती है। ओका शियोन से पूछती है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है, क्योंकि वो कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। उसके हाँ बोले पर वो सैटरडे का प्लान फिक्स कर लेते हैं और आराते से पूछते तक नहीं कि वो फ्री है या नहीं। कहने को तो वो घर का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन इज्जत उसकी कूड़ेदान जितनी नहीं है। छोटे भाई बहन उसके सिर पर चढ़ के नाचते हैं। अब स्कूल में भी ये 5 बहनें इतनी फेमस होती हैं कि इनके फैन क्लब तक बने होते हैं और लड़के आराता और शियोन से जलते हैं कि क्या नसीब पाया है इन्होंने। लेकिन बेचारे आराता का दर्द इन्हें कौन समझाए कि इन 5 बहनों के बीच बड़ा होना कैसा होता है, जिनके खिलाफ वो लड़ तक नहीं सकता, और अगर वो उन्हें कुछ कह देगा तो उसके पापा उसका भुजिया पाव बना देंगे। अब देखते हैं कि घर के बाहर इनका स्टेटस कैसा है। बानरी एक प्रेस्टिजियस नर्सिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सेहा साइंस क्लब की प्रेसिडेंट है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके काफी फैंस है। ओका स्पोर्ट्स चैंपियन है और स्टूडेंट काउंसिल की होने वाली अगली कैंडिडेट भी। मिनामी थोड़ी सी टॉम बॉय वाली वाइफ देती है और वो टेनिस चैंपियन है और उसके पास ठेला भर की ट्रॉफीज रखी हैं। सबसे छोटी कोतोनो बहुत शाय है और उसके इतने स्मॉल अपीयरेंस की वजह से बाकी चारों से पैम्पर करती हैं। शियोन मजाक मजाक में कहता है कि अगर वो सब उनकी असली बहन या फिर ब्लड रिलेटेड ना होते तो ये कहानी एक रोमांटिक ट्रेजिक कॉमेडी होती, लेकिन क्योंकि वो सब असली भाई बहन है तो आराता ये क्लियर कर देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस सब के बीच आराता की नजर स्कूल ग्राउंड की ओर जा रही एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी स्कूल क्रश लाला थी। शियोन कहता है कि जब लड़कियों की बात आती है तब तुम्हें अपना चाइल्डहुड ड्रामा याद आ जाता है, जिस वजह से तुम उनसे बात नहीं कर पाते। उस रात आराता उसे टेक्स्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन मैसेज तो दूर की बात, वो उसे फॉलो रिक्वेस्ट तक नहीं भेज पाता। तभी ओका उसके रूम में उसके क्लास नोट्स लेने आती है। आराता उसे कहता है कि घर में थोड़े ढंग के कपड़े पहन के घूमा करो, जिस पर ओका बोलती है कि घर में तो वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनेगी। तभी अचानक से वो उसे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे वो पसंद करता है। ओका बताती है कि वो लड़की उसकी कमेटी की मेंबर है और वो उसका जुगाड़ बैठा सकती है। हालांकि वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। ओका चिढ़ जाती है और उठकर वहां से चली जाती है। इसी बीच कोतोनो अपनी फैमिली फोटो देख रही थी, लेकिन किसी वजह से उसकी नजर सिर्फ आराता पर टिकी हुई थी। अगली शाम आराता धोखे से अपनी क्रश को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए देख लेता है और इसी वजह से उसे किस्मत पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। वीकेंड पर कोतोनो की बर्थडे पार्टी के लिए वो तैयार होकर कमरे से बाहर आता है और तब ओका कहती है कि उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। वो सब डिनर टेबल पर जाकर अपने पिता का इंतजार करते हैं और अचानक से मिनामी और ओका के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि मिनामी से उसके एयरपोर्ट धोखे से खो गए थे। शियोन उन दोनों की लड़ाई सुलटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। मिनामी धोखे से कह देती कि उसे उसकी जैसी मतलबी बहन नहीं चाहिए, जिसे सुनकर आराता गुस्सा आ जाता है और उन पर भड़क जाता है। वो बोलता है कि मिनामी तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, हम एक फैमिली हैं और हमेशा रहेंगे। भले उसके छोटे भाई बहन हर वक्त उसे परेशान करते हैं, लेकिन है तो वो उनका बड़ा भाई ही। तभी उनके पापा वहाँ आ जाते हैं और फिर डिनर टेबल पर बैठकर कोतोनो के बर्थडे के टोस्ट के लिए ग्लास उठाते हैं। खाना शुरू करने से पहले वो बच्चों को एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, जो कि थी कि असल में वो सभी अडॉप्टेड हैं, यानी कि वो बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है। वो आगे बताते हैं कि मिनामी और शियोन तो ट्विंस हैं, लेकिन बाकी किसी का भी खून का रिश्ता नहीं है। उन्होंने उनकी मम्मी से वादा किया था कि वो ये राज कोतोनो के 15 बर्थडे पर खोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि तब तक सब सच्चाई को एक्सेप्ट करने जितने मैच्योर हो चुके होंगे और अगर किसी को कुछ पूछना भी है तो वो उनसे पूछ सकता है। आज कोतोनो का 15 बर्थडे था, इसलिए वो चाहते थे कि सभी खुश रहें, लेकिन ऐसी खबर सुनने के बाद भला कौन खुश रह पाता। उल्टा वो सब तो गहरे सदमे में चले गए थे। बाद में सभी एक रूम में इकट्ठा होते हैं, लेकिन माहौल थोड़ा गंभीर था, इसलिए बानरी टी खुद सर्व करती है ताकि वो सबसे अकेले में बात कर सके।
उस शॉकिंग ट्रुथ को जानने के बाद सब अपने रिश्ते को लेकर ख्यालों में खोए हुए थे। बस मिनामी ही थी जो कि अभी भी एकदम मजे में लग रही थी, जैसे कि उसको कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इसे अभी भी खाने की पड़ी है। वो सोचते हैं कि मिनामी पापा पर गई है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो सभी तो अनाथ हैं। ओका जानती है कि ये उनके पापा की गलती नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात बताने के लिए कोई अलग दिन चुनना चाहिए था। हालांकि सेहा के हिसाब से कोतोनो के बर्थडे पर यह राज खुलना सबसे सही था। जब कोतोनो उनके घर आई थी तब बानरी 4 साल की रही होगी, लेकिन बानरी को उस समय का कुछ भी याद नहीं है। सच तो ये है कि बानरी को कुछ तो पता था, लेकिन वो उन्हें बताती नहीं। वो कहती कि इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि उनका खून का रिश्ता है या नहीं, वो एक दूसरे के साथ 15 साल से रह रहे हैं और वो अभी भी भाई बहन ही है, कुछ बदला नहीं है। ये सुनने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन अराता और कोतोनो गहरी सोच में थे। रूम में अराता का दिमाग फट रहा था कि एक ही दिन में उसके साथ क्या क्या हो गया। पहले तो उसने अपनी क्रश को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और अब ये सब। अपना मन हल्का करने के लिए वो नहाने जाता है। वो किसी की अंडरवेयर पड़ी हुई देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करके सीधा बाथरूम में घुस जाता है। हालांकि वो ये नहीं देख पाता कि कोतोनो अंदर पहले से ही नहा रही है। दोनों शर्मा जाते हैं और अराता तुरंत वहां से बाहर भाग जाता है और कोतोनो से माफी मांगता है। कोतोनो अराता से पहले की तरह उसकी पीठ धुलने को कहती है। अराता उसकी पीठ धुलने लगता है और कहता है कि वो बड़ी हो रही है तो उसे करना खुद से सीखना होगा, लेकिन कोतोनो कहती है कि जब वो करता है तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ओगा शियोन से कहती है कि उसे कोतोनो के लिए बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी बात का खुलासा उसके बर्थडे पर हुआ। हो सकता है इससे उसके हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पर असर पड़े। फिर वो पूछती है कि क्या अराता ने कुछ बोला उससे, क्योंकि उसे तो बहुत अजीब लग रहा है कि जिसे वो 16 साल तक अपना ट्विन मानती रही वो उससे रिलेटेड भी नहीं है। शियोन कहता है कि अराता भी ऐसा ही फील कर रहा है। शियोनजी खानदान का वारिस होने की वजह से उस पर सबका बड़ा भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ बाथरूम में तो कुछ अलग ही हो रहा होता है। कोतोनो अराता को पीछे से हक कर रही होती है। इधर शियोन कहता है कि अब जब वो लोग सिबलिंग्स नहीं है तो लीगली वो एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। ओका के हिसाब से ये चीज बेहुदा थी, लेकिन उसे पता था कि वो सच भी बोल रहा है। अब असल में वो अराता को ठरकी इसलिए समझते थे क्योंकि कुछ समय पहले उन सब ने अराता को कोतोनो के ऊपर चढ़े हुए देखा था। ओका शियोन से पूछती कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, लेकिन वो बताने से मना कर देता है क्योंकि उसने अराता से वादा किया था कि वो उस बात को सीक्रेट रखेगा। भले ही वो हर वक्त उसे चिढ़ाती रहती है, पर वो जानती कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अराता कभी ऐसा नहीं करेगा। ये सुनने के बाद शियोन आखिर में उसे सच बता ही देता है कि असल में कोतोनो ने अराता से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी, यानी कि उसे प्रपोज किया था। और तो और उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो अडॉप्टेड है। शियोन बताता है कि अराता ने कोतोनो को साफ मना कर दिया, लेकिन कोतोनो जबरदस्ती करने लगी, जिस वजह से उसे संभालने के चक्कर में वो उस पर गिर पड़ा और उसी वक्त सबने उसे देख लिया। अराता नहीं चाहता था कि कोतोनो को सब गलत समझ ले, इसलिए उसने सारा ब्लेम अपने सिर ले लिया। हालांकि अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो सभी अडॉप्टेड हैं तो चीजों को उल्टा मोड़ लेने में समय नहीं लगने वाला। और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि दूसरी तरफ बाथरूम में कोतोनो अराता को हक कर रही थी। उसने तो ये तक भी कन्फेस कर दिया था कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन अराता को ये सब बकवास लग रहा था और वो एक्सेप्ट नहीं करता। कोतोनो जानना चाहती थी कि अराता क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने ये तक रिसर्च कर लिया कि वो शादी कर सकते हैं और कानून में भी साफ साफ लिखा है कि ये लीगल है। लेकिन अराता के हिसाब से वो लव और सिबलिंग अफेक्शन में कंफ्यूज कर रही है। भले ही उनका ब्लड रिलेशन ना हो, पर अराता अभी भी कोतोनो का बड़ा भाई है, इसलिए वो चीजों को इग्नोर करने का डिसाइड करता है और बाथरूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो उन दोनों के बीच बाथरूम में हुआ वो किसी ने देख लिया था। उस शाम बानरी भी अपने पापा से मिलने के लिए रूम में आई थी। इधर अराता सोच रहा था कि कोतोनो अचानक से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी। वो अभी अपने रूम में घुसा ही था कि वो देखता है कि सेहा अंदर उसका वेट कर रही है। सब सिबलिंग्स के रूम के कंपैरिजन में अराता का रूम सबसे छोटा है, क्योंकि जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने रूम डिवाइडिंग का गेम खेला था और अराता को सबसे छोटा रूम मिला था। लेकिन अराता समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी देर से आए, आखिर उसे चाहिए क्या। तभी अचानक से सेहा अराता को बिस्तर पर धक्का देकर उस पर चढ़ जाती है। उसने अराता को कहा कि चुप रहो और फिर उसके करीब आने लगी, जिससे अराता को लगा कि सेहा भी कोतोनो की तरह सेम चीज कर रही है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सेहा बताती कि असल में उसने ये सिर्फ अराता की फिजियोलॉजी टेस्ट करने के लिए किया था, क्योंकि वही थी जिसने बाथरूम में कोतोनो और अराता को देखा था। वो नहाने वाली थी जब उसने दोनों को साथ में अंदर देखा और वो बाहर छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सेहा को पता था कि कोतोनो को अराता के लिए फीलिंग्स पहले से थी, लेकिन उसके हिसाब से भी वो लड़की अपने भाई के अफेक्शन को प्यार समझ रही थी और शायद ये जान करके उसका और अराता का खून का रिश्ता नहीं है, कोतोनो खुद को काबू नहीं कर पाई और अराता को कन्फेस कर दी। वो अराता की तारीफ करती है कि उसने सिचुएशन को एकदम परफेक्टली एक बड़े भाई की तरह संभाला, लेकिन उसे लगता है कि ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अराता को एक बार टेस्ट करे कि क्या वो सच में अपनी बहनों में इंटरेस्टेड है या नहीं। और रिजल्ट ये था कि अराता बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो उसे अराउजल हुआ और ना ही उसकी हार्ट बीट बढ़ी। सेहा ने एक्सप्लेन किया कि जापान में घर में शादी होना इसलिए बैन है क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज इस चीज को मान्यता नहीं देते। साइंटिफिकली बोले तो अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा होता है वो सेम जीन से कई गुना ज्यादा हेल्दी होता है। लेकिन अब जब मिनामी और शियोन को छोड़कर कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है तो वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अराता कंफ्यूज रहता था कि ये पागल हो गई है क्या बकवास करे जा रही है तब से। सेहा ने कहा कि वो सिर्फ सच बोल रही है। अराता की दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाने से पहले सेहा ने अराता को बोला कि वो अभी भी उसकी बड़ी बहन है, इसलिए वो उसे एटलीस्ट सेहा चांग कहकर तो बुला ही सकता है, वो थोड़ा क्यूट लगता है। बाहर आने के बाद वो सोचती है जब उसने उसे सेड्यूस करने की कोशिश करी थी तब अराता तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन क्या उसकी खुद की हार्ट बीट नॉर्मल थी? अब इतनी सारी चीजें अराता के साथ एक ही दिन में हो गई थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था। अगले दिन जब वो स्कूल जाने वाला था तब वो बानरी और कोतोनो को नर्स का कॉस्प्ले करते हुए देखता है।
ये बानरी की इंटर्नशिप यूनिफॉर्म थी जो कि उसे जानबूझकर आराधा को छेड़ने के लिए पहनी थी, लेकिन आराधा कहता है कि उसे वो पसंद नहीं आई, जिसे वो रोने लगती है। आज भी शियोंजी सिबलिंग्स स्कूल में सेंटर ऑफ अटेंशन थी। शियोन सोच रहा था कि क्या हो अगर सबको पता चल जाए कि वो सिबलिंग्स नहीं है। फैमिली के हिसाब से घर में अभी भी सब भाई बहनों की तरह रह रहे हैं। ऊपर से तो सब सिबलिंग्स सही लग रहे थे, लेकिन आराधा जानता था कि सबके अंदर कुछ न कुछ खलबली मची हुई है। घर जाते वक्त वो एक्सीडेंटली मिनामी से लॉकर स्टोर में मिल जाता है, क्योंकि आज उसकी टेनिस प्रैक्टिस नहीं थी। मिनामी सबसे ज्यादा चुलबुली है और हमेशा खुशी का माहौल बना देती है। वो टेनिस इतना अच्छा खेलती है कि फ्यूचर में मिनामी ओलंपिक एथलीट की पोजीशन कैंडिडेट बनेगी, जिससे आराधा को थोड़ी सी जलन होती है। जैसी मिनामी स्कूल यार्ड में आती है, कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उससे साथ में फोटो खिंचवाने को कहती हैं। आराधा कहता है कि मेरे से ज्यादा तो तुम लड़कियों में पॉपुलर हो। असल में जब वो पहली बार स्कूल आई थी तब मिनामी ने अपनी टॉम बॉय वाली फोटो शेयर कर दी थी और वो वायरल हो गई, इसलिए उसके कुछ फीमेल फैंस भी हैं। आज मिनामी का प्रैक्टिस से डे ऑफ है। वो बाहर कहीं घूमने जा सकती थी, लेकिन उसकी जगह वो सीधा घर जा रही थी, जिसे आराधा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिनामी ने बताया कि असल में वो सारे सब्जेक्ट से फेल हो गई है, इस वजह से उसके कोच ने उसे आज पढ़ने के लिए कहा है। आराधा तो दंग रह जाता है ये सुनकर। मिनामी टेनिस में तो कंट्री की टॉप स्पोर्ट्स पर्सन में से एक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में शियोंजी सिबलिंग में सबसे नीचे है। इसलिए आराधा ने डिसाइड किया कि वो उस बेवकूफ को कैरोके ले जाकर पढ़ाएगा, लेकिन वो चाहे जितना भी एक्सप्लेन कर दे, मिनामी को कद्दू कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्कूल से घर जाने के रास्ते में आराधा की नजर एक कपल पर पड़ जाती है और वो तुरंत छिप जाता है। मिनामी को समझ आ जाता है कि आराधा उस लड़की को पसंद कर रहा है। उसके बाद रास्ते में आराधा ने मिनामी को याद दिलाया कि वो आगे से ढंग से पढ़ाई करे, क्योंकि दोपहर में काफी मस्ती हो गई थी। मिनामी सच में जानना चाहती थी कि उसके असली माँ बाप कौन है, तो अपने पापा से मिलकर यह बात पूछेगी। हमेशा शराफत से बात करने के बावजूद मिनामी घर की बातों में बहुत सीरियस हो जाती है। वो आराधा को तंग करते हुए कहती है कि अब जब वो उसका असली में बड़ा भाई नहीं है, तो अब से वो उसे अपने सनपाई की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन आराधा उसे कहता है कि ये बात जोर से मत बोलो। वो नहीं चाहता कि दूसरे लोगों को उनके अजीब और उलझे हुए रिश्ते के बारे में पता चल जाए। लेकिन मिनामी कहती है कि जो उन्होंने असली रिश्ते बनाए हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसे इस बात को लेकर उदास नहीं होना चाहिए कि वो अपनी पसंद की लड़की को डेट नहीं कर पाया। वो उसे पूछता है कि उसे लाला के बारे में कैसे पता चला, और मिनामी बताती कि ओका ने उसे सुबह बताया था, जिससे आराधा को एहसास होता है कि ओका कितनी मुंहफट है, वो सब कुछ बक देती है। मिनामी आराधा को भरोसा दिलाती है कि उसकी पहले वाली बहन होने के नाते वो जानती है कि वो कितना अच्छा इंसान है, फिर चाहे लाला को उसकी अच्छाई दिखे या ना दिखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी बातें आराधा के दिल को छू जाती हैं। उस रात मिनामी ने एयरपोर्ट वापस कर दिया और अपनी बहन से कल बदतमीजी से बात करने के लिए सॉरी बोलने के लिए केक भी दिया। ओका मिनामी की माफी एक्सेप्ट कर लेती है और इसे एयरपोर्ट भी ले लेती है। फिर वो दोनों बहनें साथ में केक खाकर चाय पीती हैं। अगली सुबह आराधा ब्रश करके बाहर आता है, तब उसकी मुलाकात कोतोनो से होती है, लेकिन बेचारी कोतोनो तो उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। खैर, आराधा को अभी भी लगता था कि उसकी छोटी बहन कल के कन्फेशन के बाद बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। वो इतने ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बड़ी बहन सेहा उसके पास ही खड़ी है। और सेहा तो नाराज थी, क्योंकि आराधा ने उसे सेहा चांद क्या करने बुलाया था, जैसा कि उसने कहा था। जब ये दोनों कोतोनो के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक से मिनामी भागती हुई आई और बीच में आके घुस गई। उसने आराधा को नए निकनेम सेनपाई कहकर बुलाया, जिससे सेहा थोड़ा सा सरप्राइज हो गई। वो मिनामी से कहती है कि उसे सेनपाई सिर्फ उसे बुलाना चाहिए जो कि बड़ा और समझदार हो, आराधा की तरह बेवकूफ नहीं। स्कूल में ओका ने धोखे से आराधा को लाला को छिपकर देखते हुए पकड़ लिया, और जब उसे पता चला कि लाला का बॉयफ्रेंड है, तो वो कहने लगी कि वो तो जंग में उतरने से पहले ही हार गया। आराधा को एहसास हुआ कि ओका स्कूल में कितनी फ्रेंडली है, इसलिए हमेशा उसके आसपास लोग रहते हैं, जो कि उसकी घर वाली पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा है। ओका की फ्रेंड्स पीछे खड़े आराधा को नोटिस कर लेती हैं और बोलती कि तुम्हारा बड़ा भाई कितना हॉट है। एक लड़की ने तो आराधा को कन्फेस करने की भी कोशिश की, लेकिन ओका ने उसे रोक दिया। फिर पता नहीं क्यों उसका चेहरा पूरा लाल हो गया और वो उनको आराधा की सारी बुरी आदतें बताना शुरू कर दी। बताना तो वो उसकी बुरी आदतें चाहती थी, लेकिन अपने आप को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाई। अगले दिन सभी कोतोनो के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ओशन पार्क की ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो सभी पार्क में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्क में फिर भी भीड़ थी। एक मैस्कॉट को देखते ही ओका और मिनामी दोनों भागकर उसके साथ फोटो खिंचाने चली जाती हैं। जब ओका ने कहा कि उसे भूख लग रही है, तो बार्नी ने डिसाइड किया कि वो उनके लिए स्नैक्स लेने जाएगी। उसने आराधा को भी खाना उठाने के लिए साथ ले लिया, लेकिन जब तक वो खाना लेकर वापस आए तब तक सब इधर उधर भाग चुके थे। वो उन्हें कॉल करने की भी कोशिश करते, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। तो बार्नी के पास एक आइडिया आया। वो आराधा से कहती कि अब वो दोनों डेट पर हैं, घूमते घूमते बाकी सब उन्हें मिल ही जाएंगे। एक रियल कपल की तरह बार्नी आराधा का हाथ पकड़ के चलने लगती है। उसने सोचा कि एक सुंदर बड़ी बहन के साथ ऐसे घूमना भी छोटे भाई के लिए एक प्रिविलेज जैसा है। आराधा ने यह भी नोटिस किया कि बहुत सारे लोग उन दोनों को घूर भी रहे हैं। जब वो महसूस करता है कि वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब है, तब वो कहती है कि वहाँ किसी को कौन सा पता कि वो सिबलिंग्स है, तो उन्हें बस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। हालांकि बार्नी की पर्सनैलिटी थोड़ी चटपटी है, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो बाकी बहनों से काफी अलग है। आराधा बार्नी को देखने में इतना इनग्रोस्ड हो गया था कि वो सीढ़ियों पे गिरने वाला था। बार्नी उसको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और आराधा की उसका हाथ पकड़ने पर वो उसे क्यूट कहती है। फिर ये दोनों अपनी प्राइवेट डेट एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ बाकी सब भी यही कर रहे थे, लेकिन आराधा बार बार कॉल करने की कोशिश करता रहता है। कई अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वो शियोन से कांटेक्ट कर पाता है, जो उसे बताता है कि वो कहाँ है। लेकिन वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसलिए सब डिसाइड करते कि वो मजे करते रहेंगे। लड़कियां बात कर रही थी कि उन्हें पता है कि बार्नी आराधा को कितना छेड़ रही होगी, जिस वजह से वो विश भी कर रहा होगा कि वो सिबलिंग्स ही ना होते। फिर उनका ध्यान बर्थडे गर्ल कोतोनो पर जाता है और वो उसे इनकरेज करती है कि अपना बर्थडे एंजॉय करे और उन सारी राइड्स पर जाए जो वो चाहती है। आराधा और बार्नी सारी राइड्स ट्राई करने के बाद रेस्ट कर रहे थे।
बानरी को तो बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अराता को नहीं, क्योंकि उसने पहले ही काफी ज्यादा खाना खा लिया था। जब बानरी चूरोस का एक बाइट लेती है तब अराता नोटिस करता है कि उसकी स्माइल कितनी प्रीशियस है। हाँ, लेकिन अगर उसके चटपटे अंदाज को साइड रख दे तब अराता उससे पूछता है कि वो पापा की अनाउंसमेंट के बारे में कैसा फील कर रही है। बानरी बताती कि हालांकि पहले तो वो शौक थी, लेकिन अब वो डिटेल्स जानना चाहती है। अराता देख पा रहा था कि उसने इस बारे में कितना सब सोच रखा है। उसे पूछती कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, और जब अराता उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि उनका सिबलिंग रिलेशनशिप चेंज हो जाए, तब बानरी की आंखें चमक उठती है और वो कहती है कि वो कितना एडोरेबल है। वो उसका सर जलाती है, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह, जिससे उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो हमेशा ऐसे ही करती थी, जब भी ओका और बाकी सब उसे रुला देते थे। बानरी अराता को बताती है कि सबसे बड़ी होने के नाते उसने कसम खाई है कि वो हमेशा सबको प्रोटेक्ट करेगी, चाहे उसकी जान भी चली जाए। ये सुनकर अराता को याद आता है कि बानरी हमेशा से ही ऐसी रही है। तभी अचानक से एक छोटी बच्ची ड्रिंक्स लेकर आती है और फिसल जाती है, जिस वजह से ड्रिंक्स बानरी की तरफ उड़ जाती हैं। लेकिन अराता तुरंत रिएक्ट करता है और अपने आप को उन दोनों के बीच में कर लेता है, जिस वजह से वो गीला हो जाता है। बच्ची सॉरी बोलती है और अराता कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें तो नहीं लगी। बानरी को उसकी चिंता हो जाती है और वो कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अराता कहता है कि उसे भी छोटे भाई होने के नाते अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर बानरी रियलाइज करती है कि अराता सच में कितना बड़ा हो गया है। तभी बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और वो सब मिल जाते हैं, लेकिन जब वो अराता को पूरा भीगा हुआ देखते हैं तो वो उसे सवालों की बारिश करने लगते हैं कि क्या बानरी ज्यादा ही जोश में आ गई थी। वो सब अगले झूले पर जाते हैं और वहां जाते वक्त बानरी अराता का हाथ पकड़ने को कहती है। जब वो पूछता है क्यों, तो उसका हाथ खुद ही पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए कहती है कि वो बस उसका हाथ पकड़ना चाह रही थी। उस रात जब वो सिबलिंग्स ब्रिज पर राजकुमारियों की तरह नाटक कर रही होती हैं, लड़के और कोतोनो टॉयलेट जाते हैं, लेकिन सेहा ये मौका देखकर बाकी सबको बताने का डिसाइड करती है कि कोतोनो और अराता के बीच क्या हुआ था। उन्हें बताने के बाद वो सब विश्वास ही नहीं कर पाते कि कोतोनो जैसी शर्मीली लड़की में इतनी हिम्मत आई कैसे। वो सेहा से पूछते कि तब अराता ने क्या किया, तो वो उन्हें बताती है कि एक अच्छे बड़े भाई की तरह अराता ने कोतोनो को समझाया और उसकी हरकतें आगे बढ़ने से पहले ही रोक दी। वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि अराता के अंदर अपनी बहनों के लिए कोई गंदी इच्छाएं नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही ये टेस्ट किया है। जब उसे पूछती है कैसे, तो वो शांति से बताती कि उसने उसके ऊपर चढ़कर देखा था कि उसकी दिल की धड़कनें और नीचे की चीज बढ़ रही है या नहीं। खैर, खुशी की बात तो ये थी कि दोनों में से कुछ नहीं हुआ। सेहा समझाती कि उसने उन्हें इसलिए ये सब बताया ताकि बात हाथ से निकलने से पहले कुछ करा जा सके। वो डिसाइड करते कि वो एकदम से कोतोनो का सामना नहीं करेंगे ताकि वो घबराए ना। तभी ओका उन्हें बताती कि जब उन्होंने पिछली बार अराता को कोतोनो के साथ देखा था, तब असल में कोतोनो ने अराता को प्रपोज किया था और तब तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो अडॉप्टेड है। कोतोनो के ऊपर प्रेशर ना पड़े इसलिए अराता ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। ये सुनने के बाद सेहा को समझ आ जाता है कि उनके पापा की खबर के बाद कोतोनो के मन में गलत ख्याल आना शुरू हो गए होंगे। बानरी उन्हें शांत करती है और कहती कि उन्हें अभी कोई नतीजे तक नहीं आना चाहिए। वो बताती कि उसने उनके पापा से बात करी थी खबर के बाद। जब उसे पूछती कि उसने क्या बात करी थी, तो बताती है कि वो अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती थी और पता चला कि एक अनाथ होने के नाते उन्हें कभी बानरी के माँ बाप के बारे में या उनकी पहचान के बारे में पता ही नहीं चला। वो कहती कि उन्हें चुपचाप रहना चाहिए और उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए, जिससे सब एग्री करते हैं। उस वक्त आतिशबाजी शुरू होती है और वो सब मिलकर मजे लेते हैं। बाद में जब बाकी सब सामान खरीद रहे होते हैं, अराता को एक लड़की दिखती है जो कि लाला जैसी लग रही थी और वो एक पल के लिए घबरा जाता है। ओका वहां आ जाती है और उसे घबराए हुए देखकर उसे अपने साथ घूमने को कहती है। वो बात करती है कि कितना अजीब लग रहा है जानकर कि वो असली ट्विंस नहीं है, लेकिन अराता उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो हमेशा उसकी जुड़ा रहेगी, चाहे वो रिलेटेड हो या ना हो। ये सुनने के बाद ओका बात करती है कि पहले उनका मानना था कि वो एक दूसरे की मन की बात जान सकते हैं जुड़वा होने के नाते। अराता शर्मा जाता है और पूछते कि उसने ये बात अचानक क्यों छेड़ दी। तभी अचानक से ओका कहती है कि वो उसे प्यार करती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ बदलने वाला है। कुछ दिनों पहले स्कूल में शियोन ने अराता से पूछा था कि क्या उसने ये सब पता चलने के बाद कभी अपनी बहनों को प्यार की नजर से देखा है, लेकिन जवाब देने की जगह अराता ने पूछा कि वो ये सवाल ही क्यों कर रहा है। शियोन ने समझाया कि अब जब वो सिबलिंग्स नहीं रहे तो प्यार करना गलत नहीं होगा, और कोतोनो ने तो अराता पर अपना निशाना भी साध लिया है, लेकिन अराता ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने कभी अपनी बहनों को उस नजर से नहीं देखा है। लेकिन प्रेजेंट में जब ओका ने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो वो एकदम से सन्न रह गया। हालांकि ओका अराता से कहती है कि वो सिर्फ उसे एक भाई के नाते प्यार करती है, जिससे अराता की टेंशन कम हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि चाहे धरती उल्टी हो जाए या आसमान फट जाए, ओका से उसे प्यार मोहब्बत की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ अकेली वॉक पर निकली ओका उस बात को भूल नहीं पा रही थी जो उसने अभी अराता से कही, और उसे एहसास होता है कि जब सेहा ने बताया था कि कोतोनो ने अराता को कहा था कि वो उसे प्यार करती है, तो उसे कोतोनो से जलन हुई थी। अगली सुबह अराता घर के जिम में एक्सरसाइज कर रहा था जब मिनामी आ जाती है और उसको ज्वाइन करती है। मिनामी उसकी तारीफ करती है कि वो कभी ट्रेनिंग स्किप नहीं करता और उसे याद दिलाती है कि उनके पापा हमेशा अराता को हद से ज्यादा ट्रेन करते थे ताकि वो एक लीडर बन सके, लेकिन अराता को कभी भी समझ नहीं आया कि ये उसके दिमाग के लिए कैसे फायदेमंद था। अराता कहता है कि वो तो एक भी दिन की ट्रेनिंग मिस नहीं करती और उसे करनी भी नहीं चाहिए ताकि वो आगे जाकर ओलंपिक्स में खेल सके। ये सुनकर मिनामी थोड़ा सा शर्मा जाती है। असल में पिछली रात जब ओका ने अराता को प्रपोज किया था तब मिनामी वहीं थी और उसके तो होश उड़ गए थे जब उसने ओका को अराता से कहते हुए सुना कि वो उसे प्यार करती है, और तब से मिनामी सोच रही है कि वो अराता से इसके बारे में कैसे बात करे, क्योंकि वो इस उम्र में किसी के बच्चे की मौसी नहीं बनना चाहती। जब वो ये सब सोच रही होती है तो अराता उसे एक्सरसाइज पर ध्यान देने को कहता है। आखिर में वो हिम्मत जुटाकर अराता से पूछती है कि क्या उसके और ओका के बीच कुछ हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। तो अराता उसे भरोसा दिलाता है कि भले ही वो ओका से बहुत लड़ता है, लेकिन अब उनके बीच सब सही है, जो मिनामी उस वक्त सुनना नहीं चाहती थी।
वो तुरंत बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ओका ने ऐसा क्यों बोला था। बाद में एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अराता बाथरूम जाता है और मिनामी की बातों के बारे में सोच रहा था। अचानक जब अराता बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो सेहा वहाँ अंडरवियर में खड़ी होती है। अराता तो घबरा जाता है, लेकिन सेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो बहुत सारे रोम कॉम एनिमे के मेन कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन दूसरे एनिमेस की लड़कियों की तरह वो अराता को मार मार कर उसका कचूमन नहीं निकालने वाली। जब अराता दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो देखता है कि सेहा के कपड़े दरवाजा को बंद होने से रोक रहे हैं, तो उसे मजबूरन उन्हें उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डालना पड़ता है। जब उसे नहाते हुए देखता है तो उसे समझ आता है कि सेहा का बिहेवियर पहले जैसा ही है। वो सेहा की अंगूठी देखता है जो कि उसकी माँ ने उनके लिए छोड़ी थी और पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे फिट आती है। वो कहती है कि थोड़ी सी लूज है, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है। बाद में जब वो अकेले अपने कमरे में होता है तो बानरी उसके दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर आने को कहती है। जब वो आती है तो उसे तंग करने लगती है कि उसका कमरा कितना साफ सुथरा है और उसे याद दिलाती है कि उनके पापा कितनी बार उसे कमरा गंदा रखने के लिए डांटते थे। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है, तो वो इधर उधर की बातें करते हुए कहती है कि वो बस उसका कमरा देखना चाहती थी, लेकिन वो चुपके से उसके लैपटॉप के पास जाकर पूछती है क्या वो चटपटी वीडियोस देखता है। बानरी भी जोर से उसके लैपटॉप पर आए सविता भाभी लाइफ का ईमेल पढ़ने लगती है, लेकिन अराता उसे तुरंत लैपटॉप छीन लेता और पूछता है कि उसने उसका पासवर्ड कैसे खोला। वो बताती है कि वीडियो का टाइटल उसके ईमेल नोटिफिकेशंस पे दिख रहा था और उसे कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं थी। जब अराता शर्मिंदा होता है तो बानरी उसे कहती कि वो खुश है ये जानकर कि उसका भाई ये सब देखता है, क्योंकि अगर वो इस उम्र में भी ये सब नहीं देखता तब दिक्कत की बात होती। तभी वो अराता को अगले दिन डेट पर जाने के लिए इन्वाइट करती है। अपनी डेट पर वो उसे फोन स्टोर ले जाती है क्योंकि वो जानती है कि अराता बहुत दिनों से अपने फोन को बदलना चाहता था और अराता उसके इस गेस्चर से खुश भी होता है। लेकिन वो उसे तंग करने लगती है कि उन्हें बाद में होटल जाना चाहिए और सूरज ढलने तक अकेले कमरे में योगा करना चाहिए। जब अराता अपना नया फोन चूज करता है तो जल्दी और एफिशिएंटली चूज करता है। जब बानरी उससे पूछती है कि उसे इतनी जल्दी क्यों चूज कर लिया, तो अराता कहता है कि उसे डिजाइन से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बानरी बकवास करने लगती कि लोग अपने फोन ऐसे चूज करते हैं जैसे अपने पार्टनर को चूज कर रहे हो, और अगर कोई अपने फोन के सिर्फ फीचर्स के लिए उसे चूज करता है तो इसका मतलब वो पर्सनैलिटी को अपीयरेंस से ज्यादा पसंद करता है। लेकिन बानरी का मानना है कि लुक्स मैटर करते हैं, क्योंकि अगर किसी दिन अराता को कोई हर वक्त परेशान करने वाली लवर मिल जाए तो कम से कम वो उसकी सुंदर शक्ल की वजह से उसको झेल सकता है। तभी सेल्स वुमन फोन लेकर आ जाती है और जब वो बानरी को अराता के पास देखती है तो उन्हें कपल्स डील ऑफर करती है जिसमें काफी बड़ा डिस्काउंट था। जब अराता मना करने वाला होता है तो बानरी उसकी लवर होने का नाटक करते हुए कहती है कि वो डील लेंगे, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। बाद में अराता सोचता है कि बानरी ने उसे अचानक से डेट पर क्यों बुलाया। तभी बानरी आइसक्रीम स्टैंड देख लेती है और आइसक्रीम लेने को कहती है। आइसक्रीम लेने के बाद वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उन सब ने बचपन में एक आइसक्रीम के लिए लड़ाई कर ली थी, और अराता को याद आता है कि मिनामी ने गलती से कोतोनो की आइसक्रीम खा ली थी, लेकिन क्योंकि कोतोनो बहुत शर्मीली थी इसलिए ओका ने उसकी तरफ से मिनामी से लड़ाई की, जिससे सबके बीच झगड़ा शुरू हो गया। अराता को याद आता है कि बानरी पहले भूतनी और चुड़ैलों से कितना डरा करती थी, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि उसे ऐसी चीजों से बहुत डर लगता है जिसे साइंस भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाई। तभी बानरी अराता से पूछती कि क्या कुछ हुआ है और भरोसा दिलाती कि बड़ी बहन होने के नाते वो उसका साथ देगी। हालांकि अराता उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसी बीच कोतोनो अपने कमरे में बर्थडे टिप की फोटोज देख रही होती है, लेकिन जब वो अराता की फोटो में देखती है तो वो मजबूरन उसे काफी देर तक घूरती रहती है। अचानक बहनों की ग्रुप चैट में उसे बानरी का मैसेज आता है जिसमें वो अराता के साथ फोटो भेजती है और लिखती है कि वो उसके साथ डेट पर आई है और आइसक्रीम खा रही है। ये देखकर कोतोनो को बहुत जलन होती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचती और उसकी जगह फोटो को सेव कर लेती है। डेट के दौरान बानरी अराता से कहती कि वो डेट कंटिन्यू करना चाहती है, जिससे वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अचानक से वो अपने फोन पर कोई मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ती है और अराता को बताती है कि उसे तुरंत कहीं जाना है। जाने से पहले अराता उसे कहता है कि अगली बार वो किसी असली बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाए, जिसे सुनकर बानरी थोड़ा सा शर्मा जाती है। जब वो वहां से जाती है तो हर कोई उसे घूरने लगता है और किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतनी सुंदर लड़की हकीकत में एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती है। फिर बानरी मिनामी को कॉल करती है और बताती है कि वो डेट के बाद भी अराता से सच नहीं बोलवा पाई कि उसके और ओका के बीच क्या हुआ था। लेकिन मिनामी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने कानों से ओका का कन्फेशन सुना था। वो बानरी को मैसेज भेजती कि शायद उसने धोखे से गलत सुन लिया होगा। अचानक से वो देखती है कि उसने ये मैसेज सिस्टर्स की ग्रुप चैट में भेज दिया है, तो जल्दी से उस मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी ओका बाथरूम में आ जाती है और कहती है कि अब उसकी बारी है नहाने की। पहले तो मिनामी नर्वस थी, लेकिन फिर शांत हो जाती है क्योंकि ओका ने मैसेज नहीं देखा था। लेकिन मिनामी को ये नहीं पता था कि कोतोनो ने मैसेज डिलीट होने से पहले ही देख लिया था और उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि अब उसकी एक लव राइवल भी है। बाद में जब वो सब डिनर कर रहे होते हैं तब अराता देखता है कि सेहा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, और ये आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से अराता नोटिस कर रहा है। फिर वो उसे अकेले में मिलती है और पहले तो उसे इग्नोर करता है, लेकिन आखिर में पूछ ही लेता है कि क्या वो ठीक है। असल में सेहा को ट्विस्टर खेलना था, और जब अराता ने पूछा तो वो उसे अपने साथ खेलने ले जाती है। उससे पूछता है कि वो अचानक से ट्विस्टर क्यों खेलना चाहती है, तो उसे बताती कि अराता के कमरे में आने के बाद से उसके मन में उसके बारे में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, इसलिए उसे पता करना है कि क्या वो सच में उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है या नहीं। अराता तुरंत मना करता है, लेकिन जब सेहा उसे याद दिलाती है कि एग्जाम्स के वक्त किसने उसकी हेल्प की थी तो वो हार ही मान जाता है और ट्विस्टर खेलने को रेडी हो जाता है। गेम शुरू होने पर अराता जानबूझकर सेहा से दूर रहने की कोशिश करता है ताकि कांटेक्ट ना हो,
लेकिन क्योंकि इसे सेहा के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था तो वो जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती है ताकि उससे कोई रिएक्शन मिल सके और वो देख सके कि क्या वो सच में उसे चाहती है या नहीं। कुछ और राउंड के बाद सेहा कहती है कि अराता अभी भी हेजिटेट कर रहा है, तो अगले राउंड में वो खुद को ऐसी पोजीशन में रख लेती है जिसे देखकर ज्यादातर मर्द अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठते। अराता भी कोई अलग नहीं था और उसके मुंह में भी पानी भरने लगता है और वो कहता है कि अब वो और आगे नहीं खेलेगा, लेकिन सेहा उसे पीछे हटने नहीं देती, इसलिए उसे मजबूरन वो गेम कंटिन्यू करना पड़ता है। अगले राउंड में अराता को अपना पैर ब्लू कलर में रखना होता है जो कि सेहा के बिल्कुल नीचे था। वो बहुत केयरफुल रहने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे खरबूज से टकरा जाता है और वो इतने सॉफ्ट थे कि उसका दिमाग महल फंक्शन हो जाता है। तभी सेहा ह्यूमंस के हार्मोन्स के बारे में बकवास करने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि इंसानों में डोपामीन होता है जो तब रिलीज होता है जब किसी चीज में जीत हासिल हो, और ऑक्सीटोसिन जो तब रिलीज होता है जब लड़का लड़की साथ में रंगरलियां मना रहे हो। और असल में उसे यही जानना था कि जब वो अराता के साथ होती है तब कब वो डोपामीन से ऑक्सीटोसिन पर स्विच करती है। तभी वो एक अजीब सी पोजीशन में आ जाती है जिसे देखकर अराता सेल्फ कंट्रोल खोने ही वाला था, लेकिन अचानक से सेहा की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और वो अराता के ऊपर गिर जाती है, ये कहते हुए कि उसके मसल्स ने जवाब दे दिया। अराता कहता है कि तुम उस पोजीशन में पीछे की तरफ कैसे गिर सकती हो। खैर सेहा को काफी रिलीफ महसूस होता है और वो अराता को बताती है कि गेम के दौरान उसे उसके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं आया, मतलब वो अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकती है। सेहा जाने से पहले अराता को हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है और अराता अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये सब इतनी देर में उसके साथ क्या क्या हो गया। तभी ओका उसकी फ्रस्ट्रेशन सुनकर वहां आ जाती है और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाती है। अराता सोचता है कि ओका अचानक से उसके साथ अकेले गेम्स क्यों खेलने को कह रही है। उसे याद आता है कि पहले कैसे ओका हमेशा हारने पर उसकी गर्दन दबोच लेती थी, लेकिन जो चीज उसे ज्यादा बॉदर कर रही थी वो कल रात का कन्फेशन था। वो गेम खेलना शुरू करती है और ओका काफी एक्साइटमेंट से खेलती है जबकि अराता आराम से खेल रहा था। एक्साइटमेंट में वो उसके पास आ जाती है और अराता रियलाइज करता है कि उसे पता नहीं है कि वो उसके थोड़ा ज्यादा ही चिपकी है, लेकिन जब वो उसकी जेन्युइन स्माइल को देखता है तब उसे सिर्फ अपनी प्यारी छोटी बहन ही नजर आती है। पहले कुछ राउंड्स में ओका अराता को हरा देती है, लेकिन फिर अराता जोन में आ जाता है और उसे इतनी गंदी तरह से हराता है कि उसे एक पॉइंट भी नहीं मिलता। तभी वो कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन अचानक से वो उसके पीछे आ जाती है और पुराने दिनों की तरह उसे दबोच लेती है। अराता उसे छोड़ने के लिए भीख मांगता है कि वो और उसका इन गेम कैरेक्टर दोनों मर रहे हैं। उसे उसके चोक होल्ड से तो दिक्कत हो ही रही थी, लेकिन असल रीजन तो कुछ और ही था। ओका की हरकतों से तंग आकर वो अपनी पूरी ताकत यूज करता है और उल्टा उसे ही जमीन पर लेटा देता है, ये कहते हुए कि उसका दम घुट रहा था। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो किस पोजीशन में है और जब वो नीचे देखता है तो ओका उसे ऐसे घूर रही होती है जैसे कोई शिकार पकड़े जाने के बाद अपने शिकारी को देख रहा हो। वो कहती कि अब वो साफ साफ देख सकती कि अराता मर्द बन गया है। ओका इंपल्सिवली अराता का हाथ कस के पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो जल्दी से रूम से चली जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसका अराता के अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। अराता कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ और उसका मतलब क्या था जब उसने कहा कि मैं मर्द बन गया हूँ, और थकावट की वजह से वो सोने का डिसाइड करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोतोनो क्लोजेट में से उनकी सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन सिबलिंग्स स्कूल में नॉर्मल दिन कंटिन्यू करते हैं और दिन के एंड में उनके पापा अराता को बातचीत के लिए बुलाते हैं। वो पहले पूछते कि क्या तुम सब उस अनाउंसमेंट के बाद ठीक हो, जिस पर अराता बताता है कि वो अनाउंसमेंट के बाद से थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हो गए हैं। लेकिन अराता को तो तब हैरानी होती है जब उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई ऐसा मिला जिसे वो खास कह सके। इस दौरान लड़कियां एक रोमांटिक सीरीज देख रही होती हैं जहां लड़का अपनी क्रश को ब्रिज पर प्रपोज करता है। बानी को तो काफी रोमांटिक लगता है कि कोई इतनी प्यारी जगह में लव कन्फेस कर रहा है, लेकिन ओका कोई एकदम बकवास लगता है। जब वो सब ओका से पूछती है कि वो कैसा प्रपोजल चाहती है तो वो कहती है कि उसे किसी अमीर मर्द से महंगे रेस्टोरेंट में करोड़ों रुपयों के साथ प्रपोजल चाहिए। जब वो सेहा से पूछते तब वो बताती है कि उसे ऐसे किसी से शादी करनी है जिसे सब कुछ फिगर आउट कर लिया हो, कितने बच्चे होंगे से लेकर लाइफ टाइम के एक्सपेंसेस तक सब कुछ। लेकिन मिनामी तो पूरा टॉपिक ही बदलती है और कहती है कि असल में ये मैटर नहीं करता कि जगह क्या है या सर्कमस्टेंसेस क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन प्रपोज कर रहा है, जिससे सब एग्री करते हैं। रूम से वापस जाते वक्त कोतोनो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खो देती है और जब उसके इमोशंस का बांध टूट जाता है तो वो चिल्ला कर कहती है कि वो अराता से बहुत प्यार करती है। बानी उसे शांत करने की कोशिश करती है, ये समझाते हुए कि वो सब भी उसे भाई की तरह प्यार करती हैं, लेकिन कोतोनो फिर से क्लियर कर देती है कि वो अराता से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। जो कुछ भी उसने अब तक का देखा है उसके बाद वो डिक्लेयर करती है कि उसकी हर एक बहन उसकी राइवल है और वो उनसे हारने नहीं वाली। दूसरी तरफ अराता के पापा कहते हैं कि उन्हें चिंता है कि वो उनकी फैमिली का होने वाला वारिस है और उसका अभी भी कोई लव इंटरेस्ट नहीं है। अराता ऐसे ही क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उन्होंने उनकी मम्मी को क्यों चूज किया था। वो बताते हैं कि उन्हें उनकी अंदर आत्मा से प्यार था। उनकी माँ बाहर और अंदर दोनों जगह से खूबसूरत थी, जिस वजह से वो उनके प्यार में पड़ गए। अराता पूछता है कि उनके पास उनकी सिर्फ एक ही फोटो क्यों है, तो उसके पापा बताते हैं कि सच में खूबसूरत लोग फोटोज में आना उतना पसंद नहीं करते। वो अराता से पूछती कि क्या उसे घर का 8वां कमरा याद है जहाँ कोई नहीं जाता। अराता बताता कि वो और दूसरे जिन्होंने अभी तक उस रूम के अंदर नहीं देखा है मानते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता है। परिवार का होने वाला वारिस के नाते अराता पापा को बताता है कि वो हमेशा अपने सिबलिंग्स को देखेगा और इंश्योर करेगा कि उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत ना है। जब अराता चला जाता है तब पापा अपनी वाइफ की फोटो देखते हैं और मन ही मन बोलते हैं कि वो कितने प्राउड हैं कि उन्होंने अराता को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।